Thalassemia, it is an inherited disease in which there is abnormal formation of hemoglobin. It shows autosomal recessive type of inheritance, and 1 in every 25 people carries the gene for thalassemia. Next, thalassemia is of two types, beta and alpha thalassemia. Next, beta thalassemia. It is an absence or incomplete formation of beta globin chain which leads to beta thalassemia. It is due to defect on chromosome number 11 and it shows autosomal recessive type of inheritance. Beta thalassemia is of three types: beta thalassemia major, intermediate and minor. Beta thalassemia major, denoted by B0 as there is 0% formation of beta globin chain. Beta globin chain deficiency leads to presence of free alpha chains in excess. अब अल्फ़ा चेन्स अगर डिक्रीज़, बीटा चेन्स अगर डेफिशिएंट हो गई तो अल्फ़ा चेन्स फ्री हो जाएंगी और उनकी एक्सेस हो जाएगी. These free alpha chains leads to hemolysis of hemoglobin. Hemoglobin hemolyze होके बनाएगा bilirubin and iron. Excess bilirubin leads to jaundice and excess iron leads to hemochromatosis. Symptoms do not appear in first 5-6 months of life due to excess amount of HbF in the body. HbF uses some of the free alpha chains, so symptoms do not appear. ये हीमोग्लोबिन है, ये अल्फ़ा चेन्स हैं. अल्फ़ा चेन्स हीमोग्लोबिन पे अटैक करेंगी, हीमोग्लोबिन को हीमोलाइज कर देंगी, बनेगा बिलीरुबिन प्लस आयरन. बिलीरुबिन प्लस आयरन ये करवाएगा जॉन्डिस, ये करवाएगा हीमोक्रोमेटोसिस. नेक्स्ट, बीटा थैलेसेमिया मेजर फीचर्स. There will be ineffective erythropoiesis due to alpha chain coiling, reticulocytopenia, severe pallor, splenomegaly. Now, the reticulocytopenia, actually सभी अनेमिया में रेटिकुलोसाइटोसिस होता है, साइटोसिस होता है. यहाँ पे भी साइटोसिस होगा, पर थैलेसेमिया में जो साइटोसिस होगा वो कम होगा in comparison to severity of anemia. मतलब उसके प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज नहीं हो पाए. अब इनइफेक्टिव इराइथ्रोपोइसिस ये होती है अल्फ़ा चेन कॉइलिंग की वजह से. इससे क्या समझते हैं कि एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन में होता है अडल्ट हीमोग्लोबिन अल्फ़ा 2 बीटा 2. अब यहाँ पे बीटा चेन्स तो है नहीं, बीटा चेन्स नहीं है तो अल्फ़ा एक दूसरे के साथ कॉइल होकर रह जाएगी. ये एक अल्फ़ा, ये 2 अल्फ़ा, ये 3 अल्फ़ा, ये 4 अल्फ़ा, तो ये इनइफेक्टिव इराइथ्रोपोइसिस करवाएगी. नेक्स्ट, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ बीटा थैलेसेमिया मेजर. देयर विल बी सीवियर एनीमिया विथ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इन मोर देन 6 months चाइल्ड. कॉज लेस देन 6 months में तो HbF होगा जो कि अल्फ़ा चेन्स को ले लेगा, ज़्यादा फ्री अल्फ़ा चेन्स रहेंगी नहीं तो इतने सीवियर फीचर्स आएंगे नहीं. दूसरा, चिपमंक फिसेस, एनलार्ज्ड फोरहेड एंड चिक बोन्स इन चिपमंक फिसेस. तीसरा, स्प्लिनोहिपेटोमेगेली. नॉर्मली अडल्ट्स में बोन मैरो आरबीसी का फॉर्मेशन करवाती है. अब क्योंकि बोन मैरो थक जाएगी थैलेसीमिया के अंदर फॉर्म करवा के, क्योंकि क्वालिटी वाइज जो आरबीसी है वो डिफेक्टिव होंगी, बोन मैरो थक जाएगी तो बोन मैरो के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आएगी लीवर पे और स्प्लीन पे. लीवर पे एंड स्प्लीन पे. लीवर एंड स्प्लीन अब ये काम करवाएंगे. स्प्लीन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी है, ग्रेवयार्ड है, और अब स्प्लीन पे बोझ आ गया कि आरबीसी बनानी भी है, तो आरबीसी स्प्लीन बनाएगी भी, और क्योंकि वो डिफेक्टिव बनेगी तो उन्हें डिस्ट्रॉय भी ज़्यादा जल्दी करेगी, तो स्प्लीन पे बहुत ज़्यादा काम आ गया, तो स्प्लिनोमेगेली देखने को मिलेगी. ठीक है, स्प्लिनोमेगेली देखने को मिलेगी. लीवर भी फॉर्म करवाएगा, लीवर भी हेल्प करेगा इस प्रोसेस में, तो हिपैटोमेगेली देखने को भी मिलेगी. अब क्वेश्चन आता है कि स्प्लिनोमेगेली क्यों, स्प्लिनोहिपैटोमेगेली क्यों, हिपैटोस्प्लिनोमेगेली क्यों नहीं. तो देखो वह ऐसा है कि ओवरऑल जो स्प्लीन का साइज़ है
यहाँ पे स्प्लीन पे ज़्यादा काम है, लीवर से भी ज़्यादा काम है, और स्प्लीन का साइज़ जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है लीवर के कंपैरेटिवली में, तो इसीलिए स्प्लीनोहिपेटोमेगैली है। अगर लीवर ज़्यादा इंक्रीज़ होता तो फिर हिपैटोस्प्लीनोमेगैली होती। सही है। अगला फिर है बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया। इसको डिनोट करेंगे बीटा नोट बीटा प्लस से। 50% प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन होगा, लेस सीवियर है देन बीटा थैलेसीमिया में। क्लिनिकल फीचर्स, सीवियर एनीमिया इसमें भी देखने को मिलेगा, पर CHF का रिस्क नहीं होगा। चिपमंक फिसिस स्प्लीनोहिपेटोमेगैली। तीसरा है बीटा थैलेसीमिया माइनर। इसको डिनोट करेंगे बीटा प्लस से। 90% प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन होगा, पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होगा। डायग्नोस होगा ये अगर HbA2 आता है मोर देन 3%। बाकी के पहले दो वालों में बीटा थैलेसीमिया मेजर एंड इंटरमीडिया में HbA2 जो है वो इक्वल टू 3% होगा। इन्वेस्टिगेशंस फॉर डायग्नोजिंग बीटा थैलेसीमिया। तो फर्स्ट है स्क्रीनिंग टेस्ट में पहला आता है नेस्ट्रॉफ्ट नेकेड आई सिंगल ट्यूब RBC ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी ऑफ RBC डिक्रीजेस इन थैलेसीमिया। इसी का ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी RBC की थैलेसीमिया में कम हो रही है। इसी का अपोजिट है हेरेडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। इसमें RBC की ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। क्या हो जाती है? इंक्रीज़। HbA2 with नेस्ट्रॉफ्ट gives more credibility to diagnosis of thalassemia minor. Okay. Investigation of choice. HPLC इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। आजकल एक नई इन्वेस्टिगेशन भी चली है जो है बीटा ग्लोबिन चेन जीन सीक्वेंसिंग। बीटा ग्लोबिन चेन जीन सीक्वेंसिंग नई टेक्निक है एंड इज सुपीरियर टू HPLC। यूजिंग बीटा ग्लोबिन चेन जीन सीक्वेंसिंग विद HPLC इंक्रीजेज इट्स क्रेडिबिलिटी। प्रीनेटल डायग्नोसिस कैसे करोगे? बाय क्रोनिक विलाई सैम्पलिंग इन 10 to 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन एंड एमनियोसेंटोसिस। क्रोनिक विलाई सैम्पलिंग बेटर देन एमनियोसेंटोसिस। ब्लड टेस्ट में देखने को क्या मिलेगा? हीमोग्लोबिन लेस आएगा, MCV लेस आएगा, इंक्रीज्ड RBC डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ आएगी। नॉर्मल RBC डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ मिलेगी बीटा थैलेसीमिया माइनर में, मेजर इंटरमीडिया में इंक्रीज्ड RBC डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ मिलेगी। अब RBC डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ क्या है? RBC डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ का मतलब है RBC डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ऑफ RBC, डिफरेंट शेप एंड साइजेस ऑफ RBCs, ये सब देखने को मिलेगा। पेरिफेरल स्मीयर में क्या देखने को मिलेगा? टारगेट सेल की कैसी अपीयरेंस होती है? टारगेट सेल की अपीयरेंस होती है बुल्स आई अपीयरेंस। कैसी? बुल्स आई अपीयरेंस। नॉर्मल RBC देखने को मिलेगी। नॉर्मल RBC का पता कैसे चलता है कि हर नॉर्मल RBC में सेंट्रल पैलर होता है, तो नॉर्मल RBC विद सेंट्रल पैलर देखने को मिलेगी। और अपनों को इससे पता चलेगा कि पेशेंट को माइक्रोसाइटिक हाइपरक्रोमिक अनीमिया भी है। रेटिकुलोसाइट काउंट देखेंगे। नॉर्मली रेटिकुलोसाइट इंक्रीजेज इन एनीमिया। इन थैलेसीमिया मेजर राइज इन रेटिकुलोसाइट लेस कंपेयर टू द सीवियरिटी ऑफ एनीमिया, ये पहले डिस्कस कर चुके। एक्सरे में क्या देखेंगे? एक्सरे में देखेंगे हैंड एंड स्कल। हैंड में दिखेगी स्क्वेयरिंग ऑफ मेटाकार्पल्स। क्या होती है स्क्वेयरिंग ऑफ मेटाकार्पल्स? नॉर्मली जो मेटाकार्पल होती है वो होती है डंबल शेप की। अब डंबल शेप की तो है वो नॉर्मल है। अब क्या होगा कि बोन मैरो पे पड़ेगा प्रेशर कि तुम बनाओ RBC, क्योंकि RBC जो है वो बन रही है डिफेक्टिव क्वालिटी की, तो स्पिन जल्दी जल्दी ख़त्म करती जा रही है उन्हें। बोन मैरो पे और प्रेशर बनेगा तो बोन मैरो क्या करेगी? एक्सपांड होने लग जाएगी। बोन मैरो का एक्सपांशन होगा तो जो मेटाकार्पल है वो स्क्वायर शेप की हो जाएगी डंबल से। इसे कहते हैं स्क्वेयरिंग ऑफ मेटाकार्पल। स्कल में देखने को मिलेगा क्रू कट अपीयरेंस। क्रू कट अपीयरेंस क्या होता है? क्रू कट अपीयरेंस एक पर्टिकुलर हेयर कट होता है ना, हेयर कट से लिया गया है। क्रू कट हेयर कट। क्रू कट में क्या होता है कि जैसे मानो ये एक पर्सन है, ओके ठीक है,
ये इस पर्सन के बाल हैं। अब अच्छी तरह नहीं हो रही है ड्राइंग, पर कोशिश कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसा हेयर कट रखते हैं कि ऊपर ऊपर बाल होते हैं, साइड में से छीला होता है ना। साइड में से उन्होंने एकदम बारीक करवा रखे होते हैं और ऊपर ऊपर बाल रखते हैं, उसे कहते हैं क्रू कट अपीयरेंस। उसी से लिया गया है। एक्सरे में जो क्रू कट अपीयरेंस है, इसमें अपनों को एक्सरे में स्कल के ऊपर ऐसे छोटे छोटे बाल दिखेंगे। जैसे गूज बम्प्स आते हैं ना, तो गूज बम्प्स पे हाथ के बाल यूँ खड़े नहीं हो जाते, है ना। यूँ जो अपने हाथ पे बाल हैं फोर आर्म पे, वो खड़े हो जाते हैं। वैसे ही एक्सरे में ऐसे बाल दिखेंगे के ऊपर, ये स्कल है, स्कल के ऊपर ऐसे बाल दिखेंगे, इसे कहते हैं क्रू कट अपीयरेंस। और क्या दिखेगा स्कल के ऊपर? अपनों को दिखेगा एक्सपांशन ऑफ डिप्लॉइक स्पेस एंड प्रोमिनेंट ट्रेबेकुलेशंस। स्कल में दो टेबल्स होती हैं, एक होती है आउटर प्लेट। स्कल दो प्लेट की बनी होती है, एक होती है आउटर प्लेट, एक होती है इनर प्लेट। ये हो गई आउटर प्लेट, ये हो गई इनर प्लेट। इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसे कहते हैं डिप्लॉइक स्पेस, इसे कहेंगे डिप्लॉइक स्पेस, ठीक है। और इन दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ ट्रेबेकुलेशन भी प्रेजेंट होती है। अब क्या होगा कि डिप्लॉइक स्पेस का एक्सपांशन होगा। इस थैलेसीमिया में स्कल में डिप्लॉइक स्पेस का एक्सपांशन होगा, तो डिप्लॉइक स्पेस क्या है, बढ़ जाएगी। साथ में जो ट्रेबेकुलेशंस है वो और प्रोमिनेंट हो जाएंगी, तो अपनों को मिलेगा एक्सपांशन ऑफ डिप्लॉइक स्पेस एंड प्रोमिनेंट ट्रेबेकुलेशंस। ट्रीटमेंट फॉर थैलेसीमिया मेजर, PRBC ट्रांसफ्यूज्ड ऑन रिकरेंट बेसिस। पैक्ड RBC ट्रांसफ्यूजन देंगे। होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्यों नहीं देंगे? क्योंकि कमी तो RBC की है, तो पूरा ब्लड क्यों वेस्ट करें, तो RBC ट्रांसफ्यूज करेंगे। पैक्ड RBC ट्रांसफ्यूजन देंगे। ट्रांसफ्यूज्ड RBC का लाइफ स्पान होता है 60 to 80 डेज़। नॉर्मली जो RBC का लाइफ स्पान होता है वो होता है 120 डेज़, इसमें होगा 60 to 80 डेज़। 6 से 12 यूनिट पर ईयर देंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या आता है कि अब इतना ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं तो आयरन टॉक्सिसिटी हो जाएगी। आयरन कैन डिपॉजिट ऑन बॉडी ऑर्गन्स एंड कैन कॉज, अगर लीवर पे डिपॉजिट होता है सीरोसिस कॉज कर देगा। अगर डैमेज बीटा सेल्स, पैंक्रियाज की बीटा सेल्स को डैमेज करता है तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस कॉज करेगा, जिसे कहते हैं ब्रॉन्ज डायबिटीज़। ब्रॉन्ज डायबिटीज़ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ब्रॉन्जिंग ऑफ स्किन भी कॉज करेगा। डिपोजिशन ऑफ आयरन ब्रॉन्जिंग ऑफ स्किन भी कॉज करेगा। एक्सेस आयरन प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ यर्सीनिया एंटेरोकोलाइटिका। थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया मेजर में यही एक ऐसा पैथोजन है जिसका इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होता है, यर्सीनिया एंटेरोकोलाइटिका। क्या नाम है? यर्सीनिया एंटेरोकोलाइटिका। इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? इसका ट्रीटमेंट करेंगे या तो देंगे सबक्यूटेनियस डीफेरोक्सामिन या देंगे ओरल डीफेरिप्रोन। सबक्यूटेनियस डीफेरोक्सामिन का अपने देते हैं इन्फ्यूजन। क्या देंगे? इन्फ्यूजन। ओरल डीफेरिप्रोन भी देते हैं पर इसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी होते हैं। इफ़ ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंसी इंक्रीजेस मोर देन 50%, तो उसकी इलेक्टिव स्प्लेनेक्टॉमी करनी पड़ेगी। मोर देन 50% जैसे कि अभी 6 से 12 यूनिट पर ईयर दे रहे हैं, अगर पता चला कि 12 यूनिट पहले 6 महीने में लग गई तो मोर देन 50% इंक्रीज। इसका कारण होगा कि स्प्लीन जो है वो RBCs को बहुत ही फास्ट रेट से उनको ग्रेवयार्ड, मतलब उनको डिस्ट्रॉय कर रही है। तो अपने स्प्लीनेक्टॉमी करेंगे ताकि वो इतनी जल्दी डिस्ट्रॉय ना करे और अपनों को इतने जल्दी ट्रांसफ्यूजन ना देना पड़े, और जो RBC का लाइफ स्पान है वो बढ़ सके। अपने दोबारा जो PRBC ट्रांसफ्यूज RBC का लाइफ स्पान था 60 to 80 डेज़, उस पे जा सके। वैक्सीन्स गिवन बिफोर इलेक्टिव स्प्लीनेक्टॉमी। अब स्प्लीनेक्टॉमी करने के बाद में कुछ कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उनके इन्फेक्शन का डर ज़्यादा रहता है, जैसे न्यूमोकोकस, मेनिंजोकोकस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, है ना। तो उनको प्रिवेंट करने के लिए अपनों को वैक्सीन्स देनी पड़ेगी। वैक्सीन कौन कौन सी? न्यूमोकोकल वैक्सीन, मेनिंजोकोकल वैक्सीन, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन एंड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। देन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर बीटा थैलेसीमिया मेजर इज़ एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस तो यही है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, पर ये हर कोई करवा नहीं पाता, क्योंकि एक तो डोनर की ज़रूरत है इसमें, किसकी? डोनर की ज़रूरत है। दूसरा ये एक्सपेंसिव होता है
है ना। तो मैक्सिमम लोग क्या होंगे, मैक्सिमम लोग PRBC ट्रांसफ्यूजन पे ही चलेंगे, PRBC ट्रांसफ्यूजन पे ही चलेंगे। अब शुरू करते हैं अल्फ़ा थैलेसीमिया। अल्फ़ा थैलेसीमिया भी ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है। इसमें डिफेक्ट होगा क्रोमोसोम नंबर 16 पे, क्रोमोसोम नंबर 16 में इन जीन HBA1 जीन एंड HBA2 जीन। नॉर्मली 4 अल्फा ग्लोबिन चेन्स formed in the body. Resulting diseases depends on defect in formation of number of alpha globin chain. भाई जितना नंबर कम होगा डिजीज़ उसके हिसाब से बदलती जाएगी कि कितनी कम बन रही है अल्फ़ा चेन क्वांटिटेटिवली। नेक्स्ट, नॉर्मली 4 ग्लोबिन चेन्स आर नीडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन इन बॉडी। नॉर्मली 4 अल्फ़ा ग्लोबिन चेन चाहिए एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। कंडीशन की बीटा ग्लोबिन चेन भी नॉर्मल बन रही है ना। अगर 4 अल्फ़ा ग्लोबिन चेन्स बनती है तो 100% प्रोडक्शन है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा। बीटा ग्लोबिन चेन भी नॉर्मल होनी चाहिए तब जाके। अगर 3 अल्फ़ा ग्लोबिन चेन बनती है तो 75% प्रोडक्शन है, साइलेंट कैरियर होगा पेशेंट। 2 अल्फ़ा चेन ही बन रही है तो 50% प्रोडक्शन है, 50% प्रोडक्शन और थैलेसीमिया ट्रेट होगा पेशेंट को। अगर एक ही अल्फ़ा चेन बन रही है तो 25% प्रोडक्शन है, HBH डिजीज़ होगी पेशेंट को। अगर कुछ नहीं बन रहा, 0% प्रोडक्शन है अल्फ़ा चेन का, तो HB बार्ट डिजीज़ होगी पेशेंट। ये HB बार्ट डिजीज़ इंपॉर्टेंट है। HB बार्ट, अब HB बार्ट अल्फ़ा थैलेसीमिया में होता है। अल्फ़ा थैलेसीमिया HB बार्ट इट कैन बी प्रेजेंट इन फीटल लाइफ। अब याद करो दोस्तों कि जब बीटा थैलेसीमिया था, बीटा थैलेसीमिया मेजर, है ना, वो फीटल लाइफ में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फीटल लाइफ में तो HbF प्रेजेंट होता है ना। तो वो फर्स्ट 5 to 6 मंथ्स, न्यूबॉर्न बेबी के फर्स्ट 5 to 6 मंथ्स में बीटा थैलेसीमिया अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करता। बीटा थैलेसीमिया नहीं होता, उसके सिम्टम्स ही नहीं आते हैं, उसके सिम्टम्स आएंगे बाद में, लेकिन ये अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा फीटल लाइफ में ही। ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इंक्रीजेज लीडिंग टू डिक्रीज O2 अवेलेबिलिटी टू टिश्यूज़। ओके, अब इसमें हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन एफिनिटी इंक्रीज़ होगी जिसकी वजह से टिश्यूज़ को कम ऑक्सीजन मिलेगी, हीमोग्लोबिन छोड़ेगा ही नहीं ऑक्सीजन। ओके, कैन लीड टू HB बार्ट डिजीज़ कैन लीड टू दिस डिक्रीज O2 अवेलेबिलिटी टू टिश्यूज़ कैन लीड टू एनीमिया, congestive heart failure and hydrops fetalis. क्लिनिकल फीचर्स ऑफ अल्फ़ा थैलेसीमिया, सीवियर एनीमिया होगा, चिपमंक फेसिस होंगी, स्प्लीनोहिपेटोमेगेली मिलेगी सेम। स्क्रीनिंग टेस्ट इन्वेस्टिगेशंस में नेस्ट्रोफ्ट, नेकेड आई सिंगल ट्यूब RBC ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, PRBC ट्रांसफ्यूजन भी देते हैं इनिशियल ट्रीटमेंट के तौर पे, इनिशियल ट्रीटमेंट के तौर पे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ consider subscribing us. Please subscribe and please consider to like this video. Next video will be on the topic typhoid. Okay, best of luck, all the best. Thank you again. Thank you all of you.